हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमने लास्ट पेपर में डिस्कस किया था बॉटनी के बारे में, और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जूलॉजी यानी जूलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है। जूलॉजी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऑप्शंस बायोफोर्टिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट आंसर है इम्प्रूव विटामिन कंटेंट, इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट। देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। बायोफोर्टिफिकेशन का मकसद और मतलब ये है कि हम प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज मेगाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथेस। नेक्स्ट, इकाइनोडर्म्स एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक and coelomate animals. Third, roundworms have organ system level of organization. And next, complete present in the ctenophores help in digestion. And fourth option is water vascular system in characteristics of echinoderms. ठीक है, आपको इसमें जो दिया गया है सीक्वेंस में बिठाना है। So choose the correct answer from the options given below। ठीक है, अभी इसके फर्दर 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शंस बिठाना है। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट आएगा इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। दूसरा आएगा द राउंडवर्म्स have organ system level of body organization। and third आएगा water vascular system is characteristics of echinoderms। ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट। जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पाया जाता है जंक्शंस ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज shows terminalization of chiasmata as its distinctive features। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा किस फेज में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के फेज में कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम एंड 2 इन द ईच सेल। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इज 8। ठीक है, अगर G1 में 8 है क्रोमोसोम नंबर, देन व्हाट विल बी या व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको ये जानना होगा कि S फेज में क्या होता है। तो जो क्रोमोसोम नंबर G1 फेज में होंगे सेम क्रोमोसोम नंबर S फेज में भी पाए जाएंगे, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 8 ही होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरटेकिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस technique is very useful for early detection। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा कारगर है, ख़ास तौर से
मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में यहाँ पर एलाइजा टेक्निक है, ना कि साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन वेस्टर्न, ये कोई नहीं होंगे। एलाइजा टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से डायग्नोसिस की जा सकती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के रिगार्डिंग राइट आंसर कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। सेकेंड ऑप्शन, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आर DNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। थर्ड, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। एंड फोर्थ, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें कई ऑप्शन सही हैं, जैसे कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। एंड सेकेंड, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड एंड ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये आंसर होगा जिसमें ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो मैंने अभी पढ़े, ये तीनों ही आएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये सेकेंड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्टिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैचिंग करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि एस्परजिलस नीगर क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम एंड लैक्टोबैसिलम। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एस्परजिलस नीगर ये साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम ये नाम से आप देखेंगे तो भी हिंट मिल जाएगा। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम ब्यूटेरिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, राइट। और लास्ट में आता है लैक्टो बैसिलियम, ये लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है। तो लिस्टिंग वाले जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, क्योंकि अगर आपको एक या दो आंसर भी पता है तो आसानी से आप राइट आंसर को ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से लिस्टिंग वाला क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म किससे रिलेटेड है? तो काफ़ी ऑब्वियस है कि मेटामेरिज्म का केस आपको एनेलिडा में मिलता है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनेलिडा। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ओरिफेरा में पाया जाता है। कॉम्प्लेट टीनोफोरा में पाया जाता है और नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेट्स में। तो इस तरह से ये सारे करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एडेनिन टेक 30% ऑफ द DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको एक हिंट दिया गया है कि एडेनिन DNA का 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बाकी का क्या होगा, राइट। तो आउट ऑफ 100 में आपको निकाल देना है। अगर एडेनिन जितना कंट्रीब्यूट करेगा थायमिन भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स 30% थायमिन, रेस्ट कितना बचता है 40%। 40% में 20% ग्वानिन एंड साइटोसिन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आपको दिखाना है कि इसमें कौन सा होगा, चूज करना है। तो अगर हाई ऑक्सीजन का प्रेशर होगा और लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा, देन यस लेस हाइड्रोजन प्लस लोअर टेम्परेचर।
तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन। मैं फिर से बता देता हूँ। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हाई PO2 का और लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हाइड्रोजन आयन और लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंटरमेम्ब्रेन्स आर। कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जब 10 सेल पढ़ते हैं स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सीधे DNA सीधे न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है गोल्जी बॉडी से, एंड गोल्जी बॉडी लाइसोसोम से, एंड लाइसोसोम्स वैक्यूल से। तो ये ऑप्शन सही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन। फाइसीलिया को हम क्या कहते हैं? फाइसीलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। लिमुलस को हम क्या कहते हैं? आपको उसके नाम को आइडेंटिफाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमुलस को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिविंग फॉसिल्स। एनसाइक्लोस्टोमा जो ये नेम है उसका दूसरा नाम क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा को हम नॉर्मली हुकवर्म के नाम से भी जानते हैं, और पिंकटेडा जो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ, ख़ास तौर से एनिमल किंगडम में मैंने कई बार इंडिकेट किया है। तो पर्ल ईस्टर का दूसरा नाम पिंकटेडा भी है, और इसको NCERT में एकदम क्लियर दिख जाएगा, और ये नीट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई। पार्शियल प्रेशर, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से तो वहाँ पर ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ कि बॉडी में ख़ास तौर से एल्वेलाई में व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन जिससे एक्सचेंज हो सके, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है। आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, और एल्वेलाई ऑक्सीजन को रिसीव करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी। यहाँ पर जो आंसर होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी मैचिंग का है, मैच करते हैं। वॉल्ट, वॉल्ट इज रिलेटेड विथ व्हाट? 4 ऑप्शन है। वॉल्ट इज रिलेटेड विद द, बहुत इजी है, साफ साफ सामने ही लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। वॉल्ट से हम की हेल्प से स्पर्म ऑफ एंट्री को रोका जाता है। IUDs किसे कहते हैं? IUDs इसका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी को हम कैसे मैच करते हैं? यहाँ पर वैसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पास डिफरेंस, एंड ट्यूबिक्टोमी इज रिमूवल ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो अगर आपको 2 भी कंफर्म है तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। ये 2020 से भी इजी पेपर था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग PCR is if very high temperature is not maintained in the beginning, then which are the following steps of PCR will be affected? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DNA को डीनेचुरेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर सपोज ऐसा नहीं हो पाया
तो डीनेचुरेशन प्रोसेस अफेक्टेड होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। टॉक्सिन, एब्रिन, ड्रग रिसिन, लैक्टिन्स, कॉन्केवलिन ए एंड एल्कलाइड्स कोजीन। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पेयर है वो ड्रग्स और रिसिन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज नोन एज व्हाट। आपको सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको डिजीज का नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउट, आर्थराइटिस एंड मैगस्थीनिया ग्रेविस। यहाँ पर राइट आंसर होगा मैगस्थीनिया ग्रेविस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन। ये ब्लड कोआगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा थ्रोम्बिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। ये सेल डिवीजन से क्वेश्चन है कि किस स्टेज पर सेंट्रियोल मल्टीप्लाई होगा या डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इसका राइट आंसर है यस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंटिफिक नेम नहीं जानते और पढ़ते भी नहीं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनको साइंटिफिक नेम से अगर पूछा जाए तो बता पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हेमीडेक्टाइलस, मैक्रोपस, ऑरिन्थोरिंकस और नियोफ्रान। जो नियोफ्रान है वो बर्ड्स में आता है और बर्ड्स में ही ये न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स पाए जाने के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा नियोफ्रान, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा जोना पैल्यूसिडा। जोना पैल्यूसिडा में ही ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्पर्म को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट, a species recognition sequence identified by the endonucleases to make cut at a specific position within the DNA is। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एंडोन्यूक्लियस है जो स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करता है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, a specific recognition sequence identified by the endonucleases to make cut at specific positions within the DNA। यानी जो कटिंग होगी इनसाइड द डीएनए होगी। एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन भी होता है कि वो डीएनए के इनर सीक्वेंस को कट करे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। Okay, now next, in a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what will be the percentage of the progeny will be diseased। क्वेश्चन में बताया गया है कि मेल सिकल सेल एनीमिया और फीमेल भी सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको निकालना है, आप सिंपल मेंडल के फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो 25% आएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल्स बिकम कैरियर, ठीक है। तो डिजीज़ होने के चांसेस किसको हैं? 25% जो चिल्ड्रंस होंगे उनमें प्रोबेबिलिटी।
क्वेश्चन है, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes. प्रोकैरियोटिक्स के केस में कौन से एंजाइम में ये क्षमता पाई जाती है कि वो सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके, जैसे कि इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो ये तीनों काम को परफॉर्म करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। सक्कस एंट्रिकस किसको कहते हैं? सक्कस एंट्रिकस किसको कहते हैं? एक्चुअली इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम ही सक्कस एंट्रिकस है। तो राइट आंसर होगा सक्कस एंट्रिकस इज रिफर्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूटी? ये भी सिंपल क्वेश्चन। LNG-20 इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूटीज। नेक्स्ट, वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। आपको बताना है कि जो वेनरल डिजीजेस होती हैं किसके थ्रू फैलती हैं। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पर उनको सीक्वेंस में पूछा गया है कि इनमें से कितने करेक्ट होंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन द सीक्वेंस। वेनरल डिजीज हैं वो स्टेराइल नीडल से नहीं फैलते, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे फैल सकते हैं। तो ऑलरेडी ब्लड इन्फेक्टेड है, आपने किसी और को दे दिया तो इससे ये डिजीज़ फैल जाएगी। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में फैलने के चांसेस होते हैं और किसिंग से चांसेस होते हैं, और ये इनहेरिटेंस में नहीं आते। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, नेक्स्ट इन्फेक्टेड मदर टू फीटस एंड किसिंग। राइट, नाउ नेक्स्ट, डॉप्शन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ व्हाट? देखिए, डॉप्शन यूनिट का इस्तेमाल हमने ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने में किया था। यहाँ पर राइट आंसर आएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों ऐसा कहते हैं कि AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? उसका रीज़न है कि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर होगा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटी-A एंड एंटी-B इन प्लाज्मा, और इसीलिए तो आसानी से ये सभी तरह के ब्लड को ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? देखो बेटा, इसमें तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA और मैसेंजर RNA तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। सिर्फ एक ही इसमें ऑड है, siRNA। तो यही होगा आपका राइट आंसर, siRNA इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, which of the following statement wrongly represent the nature of a smooth cell? Communication among the cells is performed by the intercalated discs. That is the statement which is the answer. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है, ये एक रॉन्ग है। Communication among the cells is performed by the intercalated disc. That is the wrong, और यही आपका राइट आंसर है। Which are the following characteristics is incorrect with respect to cockroach? कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें इनकरेक्ट सीक्वेंस है बेटा, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, दैट इज द इनकरेक्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following belongs to the family Mucidae? Mucidae से कौन सा फैमिली बिलोंग करता है?
ऑप्शन है ग्रास ऊपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड फायर फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका अगर आपको याद हो साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का, और यही बिलोंग करता है, तो हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिलेबस के बियॉन्ड नहीं है। यहाँ पर आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट होता है वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से होता है जो कि किडनी में पाए जाते हैं। सो राइट आंसर होगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अ मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन। आपको डिजीज में मैचिंग करनी है। फिलेरियासिस यानी फाइलेरिया किससे होता है? फाइलेरिया इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी वर्म। नेक्स्ट आता है अमीबियासिस। अमीबियासिस किससे फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिट का राइट आंसर। उसके बाद निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन जिम्मेदार है? निमोनिया के लिए जिम्मेदार है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और रिंगवर्म का राइट आंसर होगा ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थ। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रोस्टोमियम के रिगार्डिंग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सर्व एज अ कवरिंग ऑफ माउथ। ये माउथ की कवरिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू ओपन द क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। यानी ये दरार बनाने और उसके अंदर इंसर्ट होने के लिए एक तरीका है और इसलिए पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ द सेंसरी स्ट्रक्चर एंड डी इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि इट सर्व एज अ कवरिंग फॉर माउथ। इसका दूसरा आंसर भी ऑप्शन भी या स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये हेल्प करता है क्रैक्स को ओपन करने के लिए, जिससे कि सॉइल के अंदर ये इंसर्ट हो सके, मूव कर सके। इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है, इट वर्क्स एज अ सेंसरी। और इसका चौथा भी इसका तीसरा सही है, इट इज़ वर्क एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, राइट। बट जो चौथा है वो रॉन्ग, इसलिए राइट आंसर यही होगा कि ए, बी एंड डी। यहाँ पर टी ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी तीनों करेक्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो मैच लिस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज लिस्ट। फर्स्ट में पूछा गया है एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में आपको पहले से ही पता है। इसमें एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचेस, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का राइट आंसर है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, दोनों का फंक्शन एक है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। इसके बाद पूछा गया है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का जो राइट आंसर है वह है बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ मैन एंड व्हेल्स। ये दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। और लास्ट ऑप्शन एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इसका राइट आंसर होगा सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Following are the statement with reference to lipid। यहाँ पर 5
स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उसमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, यस, ये राइट ऑप्शन है, राइट स्टेटमेंट है। पामेटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये रॉन्ग है। और एल्किनोइड एसिड हैज़ 16 कार्बन एटम, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड एंड ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन इज नोन एज ग्लिसरॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में पूछा गया है कि अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस with symptoms like breathing difficulty, heart palpitation, और उसका रीज़न दिया गया है due to the low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. आपको आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको पढ़ के बोल देता हूँ कि जो राइट आंसर होगा ये होगा कि दोनों ए और आर, असर्शन और रीजनिंग सही है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग का है, मैच लिस्टिंग का। एलन्स रूल किसे कहते हैं? एलन्स रूल का मतलब हो गया यहाँ सेकेंड, डेजर्ट लिजार्ड, इससे मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन? कोई एग्जाम्पल? कंगारू रैट, ये पानी नहीं पीता, दैट इज द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। तीसरा पूछा गया है विच वन इज बिहेवियरल एडाप्टेशन? बिहेवियरल एडाप्टेशन का एग्जाम्पल है डेजर्ट लिजार्ड। और बायोकेमिकल एडाप्टेशन का सही एग्जाम्पल है मैरीन फिशेस एट द डेप्थ। तो ये है राइट आंसर। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एलन रूल्स ये मैच करता है पोलर वियर से। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कंगारू रैट। Behavioral adaptation is found in just a moment. Desert lizard, ठीक है। And biochemical adaptation marine fish at the depth. तो this is the right answer। उसके बाद next question, which one of the following statement about histone is wrong? yes, इसमें पहला ही ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड फिनाइल एलानिन। स्टेटमेंट टू, AAA and AAG both codons code for the amino acid lysine। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट,
क्योंकि AUG से मेथियोनिन और फिनाइल एलानिन की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, दोनों की सिंथेसिस नहीं होती। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच लिस्टिंग का काम है। लिस्ट 1 में स्कैपुला पूछा गया है। स्कैपुला का सही जो ऑप्शन होगा ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ये राइट है। इसके बाद क्रेनियम के बारे में सही ऑप्शन क्या होगा? क्रेनियम के केस में आएगा फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट, स्टर्नम का राइट आंसर होगा फ्लैट बोन्स एंड वर्टिब्रा कॉलम इज कम्स अंडर द कार्टिलेजनस जॉइंट, राइट, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो हार्मोन रिलैक्सिंग सिक्रीट करेगा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो यहाँ पर एक ही है जो सिक्रीट करेगा, वह है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ आएगा कार्पस ल्यूटियम। Identify the types of cells that helps to stop the leakage of substance across a tissue and facilitation and communication with neighboring cells by a rapid transfer of ions and molecules. इसका right answer होगा tight junction and gap junctions respectively. Okay. Which of the following is not a step of multiple ovulation ट्रांसफर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET? तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन, ये रॉन्ग होगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? H जोन डिसअपियर हो जाता है, A बैंड वाइड हो जाता है, I बैंड रिड्यूस हो जाता है, मायोसिन हाइड्रोलाइसिस ATP, रिलीजिंग ऑफ ADP एंड IPI, Z लाइन अटैच टू एक्टिन एंड पुल्ड इनवर्ड्स। इनमें से कौन सा आंसर आपका ट्रू है? तो यहाँ पर ये बात फैक्ट है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो H जोन डिसअपियर हो जाता है, I बैंड रिड्यूसेस इट्स विथ, I बैंड की जो विड्थ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद मायोसिन ATP को रिलीज करेगा और ADP का फॉर्मेशन करेगा, और नेक्स्ट Z लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। तो ये चारों सही है, ठीक है, यानी H जोन डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद I बैंड की जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, फिर मायोसिन ATP को हाइड्रोलाइज करेगा, ये बात भी सही है। और लास्ट पॉइंट कि Z लाइन अटैच टू द एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, इट इज़ आल्सो करेक्ट। Now last, the adenosine deaminase deficiency results into, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? इससे होने वाली डिजीज का नाम है डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। So this is all about the zoology and this portion is also easy. But I think personally it is up to mark. सारे क्वेश्चंस आपके NCERT बेस्ड हैं। थारो स्टडी करने के बाद
यू कैन परफॉर्म इट वेरी वेल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही थे जो ट्विस्टेड थे या डिसेंट टाइप के थे, जो ऐसे लग रहे थे कि यस ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। अदरवाइज सारे ही क्वेश्चंस, और इसमें मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, करीब 7 क्वेश्चन तो बॉटनी में पूछे गए थे और 7 जितने ही जूलॉजी में पूछे गए थे। तो एक कह सकते हैं इजी टाइप का क्वेश्चन पेपर था, बहुत टफ नहीं था, और आसानी से इसके आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी नोट्स फॉलो किया है मेरी, जिसने भी एनसीईआरटी के जो नोट्स मैंने बनवाई है, पीपीटी जो शेयर किया है और जो शॉर्ट्स नोट्स दिए हैं, सिर्फ उतनी स्टडी कर दे तो भी 80 to 90% क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नीट सेकेंड पेपर। थैंक यू।